खैर, आगे चलते हैं बस यार। चलें यार, यहाँ तक बात हुई, अब एसबीएफ के कोर्स पे जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है। एसबीएफ के कोर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्पलें बहुत नजर आएंगी आपको। छोटी छोटी एग्जाम्पलें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑलपर्स की मैं एग्जाम्पल अक्सर दे रहा हूँ कि ऑलपर्स ने बिजनेस लॉन्च किया, एडिशनल का कॉन्सेप्ट होगा तो मैं ऑलपर्स की एग्जाम्पल दूंगा, जब मैं एडिशनल इजाफी एक्स्ट्रा की बात करूंगा एंग्रो के लेवल पे। गाड़ी 2 साल में रिप्लेस करनी है या 3 साल में रिप्लेस करनी है या 4 साल में रिप्लेस करनी है, इस पे बात, इस पूरा एक टॉपिक है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, उसमें ही गाड़ियों की बात हो रही होगी। अच्छा भाई, टैक्सेस दुनिया में कौन से टैक्सेस होते हैं? नॉर्मल टैक्स होता है एक हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उसके बाद टर्नओवर टैक्स होता है, एक सेल टैक्स होता है, एक विदहोल्डिंग टैक्स होता है, एक एडवांस टैक्स होता है। तो उन टैक्सेस का हमारे एनपीवी में क्या असर रखता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मैं पूरा टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मगर टैक्स का हमारे सिलेबस से क्या लिंक है, इस पे बहुत अच्छा सवाल है, विंटर 2016 सफर लिमिटेड। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। बहुत सारे सवाल मुझे याद ही हो गए अब तो, कि इस सवाल में ये था तो इस सवाल में ये था तो इस सवाल में ये था। अच्छा, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है कम हो रही है, पूरा एक टॉपिक है पोर्टफोलियो थ्योरी, कि हम पोर्टफोलियो कैसा बनाएं, किसको हम किस कंपनी के शेयर्स को रखें, किस कंपनी के शेयर्स को बेच दें, ये आपको यहाँ पोर्टफोलियो थ्योरी में बताया जाएगा। पैसा कहाँ से रेस करें, डेट से रेस करें या इक्विटी से रेस करें, शेयर होल्डर से पैसा मांगे या लोन लेके पैसा अरेंज करें, ये पूरा एक टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, अभी मैं नाम नहीं लिखवाया मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ। यील्ड कर्व, अगर 5 साल का लोन लेंगे तो क्या सूद होगा, 10 साल का लोन लेंगे तो क्या सूद होगा, 1 साल का लोन लेंगे तो क्या सूद होगा, 25 साल का लोन लेंगे तो क्या सूद होगा, सूद सेम नहीं रहेगा। अच्छा, सूद के बारे में मैं बात कर दूं भाई, पहले दिन ही जो लोग मेरी किताब से पढ़ते हैं उनको पता है, मेरी किताब के पहले पेज पे लिखा हुआ ही है, आज से नहीं कब से। क्या लिखा है मेरी किताब के पहले पेज पे? हाँ, किसी ने पढ़ा है तो रीड कर दे। हाँ, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, उसमें उर्दू में बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे तो है, कि भाई इंटरेस्ट जो है ना वो हराम है। सही है ना, हराम है। और हमने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हम सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई कोई भी सिलसिला नाता नहीं है। ठीक है। 4 लोगों के बारे में आता है, 4 लोगों के बारे में, 4 लोग कौन है जी? सूद का लेने वाला रिसीवर, सूद का पे करने वाला पेयर, सूद का लिखने वाला, ठीक है, जो राइट कर रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, और सूद का विटनेस, गवाही देने वाला। इन 4 लोगों के बारे में कहा जाता है कि 4 लोग बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं और स्ट्रेट अल्लाह रसूल से जंग कर रहे हैं। हमारी तो ये औकात नहीं है, हम अल्लाह रसूल से क्या जंग करेंगे, हम तो एक वायरस आया था 2020 में, छोटा सा वायरस, छोटा सा, उसका मुकाबला नहीं कर सके थे, हमारी क्या मजाल के हम जंग करें। और ये इतना खतरनाक गुनाह है कि इसमें जैसे होता है ना, झूठ बोलने वाले पे वबाल आता है, झूठ बोलने वाले पे आएगा ना यार, ज्यादा सुनने वाले पे आ जाएगा। इस पे तो आ रहा है कि जो बंदा बेनिफिशियरी नहीं भी है, रिकॉर्ड करने वाला तो बेनिफिशियरी नहीं है, ना उसने सूद लिया है ना सूद दिया है, वो तो थर्ड बंदा है। उसको भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी बराबर के शरीक हो, आप भी गुनाहगार हो बराबर के। और जो सिर्फ विटनेस करे, विटनेस में सिर्फ देख रहा है कि हाँ यार ये काम हुआ है, मैं गवाही देता हूँ कि ये काम हुआ है, ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ उसमें से कुछ शेयर लिया है, कोई कमीशन लिया है, कोई बेनिफिट लिया है, नहीं, बस उसने होते हुए देखा है। तो और उसने गवाही दी कि हाँ यार ये वाकई लोन का काम हुआ है, उसको भी कहा जाता है कि जी आप भी इसमें शामिल है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई गुनाह और कोई है जिसमें विटनेस को बोले कि बेटा आप भी आ जाओ कटहरे में। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। और एक बात बस इसमें मेरा एक नाकिस रहा है, मैं बहुत वो नहीं करता। अच्छा, इसमें मजे की बात, ये पांचवा छोटा बंदा नहीं है। 5 और 6 कौन है? 5 और 6 में और आप में, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, ये इसमें नहीं है, पांचवा और छठा। अगर ये 5 और 6 भी इसमें अल्लाह ना करे शामिल हो जाता तो मैं बीएफडी कभी नहीं पढ़ाता, और मैंने बीएफडी नहीं भी पढ़ा, ये मैं आपको मतलब जो लोग मेरे बहुत करीब है उनको ये बात पता है कि मैंने बीएफडी पहले पढ़ाया ही नहीं था। मैं तो आपको बताया, मैंने तो टीचिंग स्टार्ट की मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, मॉड्यूल एफ के। मैं तो कॉस्टिंग पढ़ाता था, अभी भी कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, मगर पहले मैं पढ़ाता ही सिर्फ कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं बीएफडी पढ़ाओ, बीएफडी पढ़ाओ, बीएफडी पढ़ाओ, मैंने नहीं पढ़ाता था। मुझे यही था कि यार ये सूद का पेपर है, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझ पर वबाल आएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझ पर वबाल आएगा। फिर मैंने बड़ी इस पर रिसर्च की, अपने टीचरों से मिला, कुछ रिलीजियस स्कॉलर से बात की। उसके बाद जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ यार ये 5 और 6 लोग नहीं है यहाँ पे, पांचवा मैं हूँ, छठे आप हैं, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ाया जा सकता है।
मगर मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, बड़ी रिसर्च करी दिल को अपने मुतमईन करने के लिए, मुझे बड़ा टाइम लगा, मेरा दिल मुतमईन नहीं था। आज दिल मुतमईन है, और आज इसलिए भी मुतमईन है कि चलो अच्छी बात ये कि कम अज कम चलो हम इसमें कुछ हद तक रोल डाल सकते हैं लोगों को इससे बचाने में। बीइंग अ टीचर मैं भी डाल सकता हूँ, और आप लोग भी डाल सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर वो गाड़ी हम लेना चाह रहे थे फाइनेंसिंग पे, वो सोचा आपसे मशवरा कर लें, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं लेनी चाहिए, क्यों ले, सूद है। बोला सर वो तो प्रॉफिट है। मैंने कहा नहीं, अपने आप से पूछो, स्केजुअल चेक करो उसका, किसी और कमर्शियल बैंक का स्केजुअल चेक करो, इसका स्केजुअल चेक करो, देखो क्या हो रहा है। वो कह रहा है नहीं सेम आ रहा है। तो मैंने कहा बेकार है फिर तो माय पॉइंट इज कि लोग माशाल्लाह अवेयरनेस भी रखते हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप भी बचेंगे और दूसरों को भी इससे बचने की तौफीक अता फरमाएंगे। लास्ट में बस मैं ही कहूंगा, इस्लामिक बैंकिंग में भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा इसमें सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक नहीं है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उस पर मेरे ख्याल से बात करने का अभी कोई मौका है नहीं। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें कायबोर बेस्ड हैं, तो जिसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम्स तो हैं। बहरहाल वो एक अलग मैटर है, वहाँ पे एक अलग डिस्कशन चलेगा। अच्छा, एक और हमारे कोर्स में क्या चीज़ है, मर्जर एंड एक्विजिशन। जैद और वारिद का मर्जर हुआ था। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये प्रैक्टिकल पेपर है। जो थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे टफ है, नहीं टफ नहीं है, प्रैक्टिकल है। किसी ने कहा भी था चैट में, किसी ने चैट में कहा भी था, बैंक का ऑडिट आप कर सकते हो। वाह, ये इस पे बस मैं बात कर दूं, बैंक के ऑडिट पे काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स में मुफ्तियां कराम का फतवा मौजूद है ट्रेनीज के हक में, कि ट्रेनी चूंकि मजबूर होता है, ट्रेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ट्रेनी आर्टिकलशिप के दौरान बाउंड होता है, और ट्रेनी रिपोर्ट साइन नहीं कर रहा होता, डायरेक्टली रिपोर्ट साइन नहीं करता, रिपोर्ट तो पार्टनर साइन कर रहा होता है। तो इसीलिए ट्रेनी को कह सकते हैं। मगर ट्रेनी के लिए ये है कि यार आप अगर बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो आप दो काम करो, एक तो ये कि वहाँ के बेनिफिट ना लो, वहाँ का पानी ना पियो, वहाँ का खाना ना खाओ, वहाँ का कन्वेंस ना लो, जो कि मुझे पता है बहुत मुश्किल है। पूरी टीम बैठी हुई जो है ना वो, अल्लाह माफ़ करे, बैंक के पैसों से पिज्ज़े फोड़ रही है, फास्ट फूड जो है वो मंगवाया जा रहा है, सही है, और कन्वेंस खूब दबा के बनाया जा रहा है। और आप कह रहे हो यार ये मैं नहीं करूंगा, ऐसे तो अजीब होता है। और उल्टा लोग आपको ताने भी देते हैं कि यार आप कहाँ से आ गए और आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको नहीं लेना, आप अपना लेके हमें दे दो, आप ले लो हमें दे देना। ऐसे भी लोग आपको बातें बनाते नजर आते हैं फम में। मगर बहरहाल आपको एक सेफ गार्ड है लगाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कभी जिंदगी में आपको मौका मिले क्लाइंट चेंज कराने का आगे जाके, तो आप अपना मैटर कम्युनिकेट कर दें कि भाई मैं ज़्यादा समझता हूँ, बेहतर है, मेरे स्किल्स ज़्यादा अच्छे यूज़ हो सकते हैं, या मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेशन से काम कर सकता हूँ नॉन फाइनेंशियल में। तो आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोशिश करने में कोई वो नहीं है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिकॉर्ड करना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बरी जिम्मा हो गया, मगर उसमें यही बात हुई ना कि आप, सही बात है, आप ही के एविडेंस पे पार्टनर ने साइन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कुछ स्कूल ऑफ थॉट एक लेवरेज दे देते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रिक्ट भी है कि नहीं करना ही नहीं है। मगर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट में मैंने देखा है कि आपको एक लीनियंसी दे दी जाती है बिकॉज ऑफ मजबूरी, बिकॉज ऑफ योर लेस बार्गेनिंग पावर, बिकॉज ऑफ योर, जिसे कहते हैं ना कि कमिटमेंट विद द फर्म एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड बिकॉज यू आर नॉट द अल्टीमेटली अल्टीमेट विटनेसिंग और अल्टीमेट नॉट द, मतलब जो साइनिंग अथॉरिटी आप नहीं हो ना अल्टीमेटली। तो इस वजह से कुछ लेवरेज मिल जाता है। बट बहरहाल वो रिलीजियस लोग हैं, वो ज़्यादा इस बात को समझते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए वो है। खैर, आगे चलते हैं जी। तो मर्जर एंड एक्विजिशन, जैद और वालिद का मर्जर हुआ, क्यों हुआ था, साइनर्जीज क्या होती हैं, साइनर्जीज पॉजिटिव होती हैं या साइनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, साइनर्जी मीन्स जो दोनों को ऐड करने से ओवरऑल बेनिफिट आता है, ओवरऑल गेन भी कहते हैं इसको। इस गेन को बांटते कैसे हैं, एक्वायरर को कितना देते हैं, टारगेट को कितना देते हैं, शेयर एक्सचेंज रेशो क्या होना चाहिए, हम अपने कितने शेयर दें उसके शेयर एक्वायर करने के लिए, मैक्सिमम बिड प्राइस क्या होगी, ये सारी बातें मर्जर एंड एक्विजिशन बात है। प्रैक्टिकल सवाल, प्रैक्टिकल इसका जो है ना क्या कहना टॉपिक है। डी मर्जर कंपनी डी मर्ज हो गई, ब्रेक हो गई, सोनी एरिक्सन अलग अलग हो गए, तो क्या होगा, ये पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, ये फॉरेक्स, पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट क्या है, आपको पता है हमारे मुल्क में भी डॉलर कितना चल रहा है, कोई बता सकता है डॉलर कितने का चल रहा है, एनीवन? प्लीज टेक चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें। जी, जवाब दें। 278, 270, ओ भाई 382 का, अल्लाह माफ करो, करे मेरे गुनाहों को भी। इतना बड़ा डॉलर महंगा नहीं हुआ यार, इतना डॉलर महंगा हो गया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी यार, इतना महंगा नहीं है डॉलर। 280 के अंदर अंदर है, सही कह रहे हैं, 278 चल रहा है तकरीबन, 280 के अंदर अंदर चल रहा है, 279, 278 बिल्कुल सही है। आई थिंक आप पाउंड का बता रहे हो, 382 मेरे ख्याल से, 382 पाउंड है शायद।
सही है। खैर, इंशाल्लाह 2 रुपए का डॉलर हो जाएगा। अब्दुल, आप कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। खैर, ये जिम्बाब्वे डॉलर की बात नहीं हो रही, यूएस डॉलर की बात हो रही है। जिम्बाब्वे डॉलर तो मेरे ख्याल से सस्ता है। ठीक है, अच्छा खैर। मगर आपको पता है हमारे मुल्क में एक ऐसा टाइम भी आया था जब डॉलर 300, 310, आई थिंक 320 तक गया था ऐसा अमाउंट। याद है किसी को वो टाइम? आई थिंक 1.5 साल हो गया इस बात को शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे एक टॉपिक होता है हेजिंग, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स, या जिसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये एक्सचेंज रेट्स वहां पे बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आता है। कौन सा एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा वहां पे आता है। और हेजिंग, ये दिस इज हेजिंग, ये बंदा हेजिंग कर रहा है। ये कौन है? ये बंदा हेजिंग कर रहा है। हेजिंग का मतलब क्या है कि ये बाहर की जो मूवमेंट्स हो रही है एक्सचेंज रेट की, ठीक है ना, डॉलर की, और ये सब मूवमेंट हो रही है, इनको रोक रहा है। देख रहे हैं, शील्ड कर रहा है। ये बंदा कौन है? ये हेजिंग कर रहा है। ये दिस इज हेजिंग, दिस शील्ड इज हेजिंग। मेरी बात समझ आ रही है? तो हेजिंग हमारे उसमें, ये IFRS 19 वाली हेजिंग का हमारे को ताल्लुक नहीं है। मैं आपको, नहीं आपको बुरा लगता है, ये टॉपिक बहुत आसान है सीरियसली स्पीकिंग। ये आर या पार वाला टॉपिक, और आपको बहुत मजा आएगा। आप बहुत सारे लोग आई इसको C-FAP 1 से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं आपको ये एज्यूम करूंगा कि आपको C-FAP 1 आता ही नहीं है। मैं ये एज्यूम करूंगा आपने C-FAP 1 पढ़ा ही नहीं है। मैं ये एज्यूम करूंगा C-FAP 1 आपने इस अटेम्प्ट में देना ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा फॉरेक्स का स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल बाकी टॉपिक की इतना बेसिक वाला है, 2+2 4। मैं एज्यूम करूंगा आपको ये टॉपिक MFA में भी नहीं आता था। मैं ये एज्यूम करूंगा आपने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। सीरियस बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जीरो से उठाया जाएगा, मुझे पता है ये टॉपिक। और क्योंकि मैंने आपको था ना, इसमें हमारे स्टाइल बहुत अलग है। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट से मैं एक सवाल नहीं कराऊंगा आपको, लॉजिक से कराऊंगा। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट का जिक्र शायद पहले लेक्चर में आएगा 2-4 मिनट, और उसमें भी जिक्र ये आएगा कि आइंदा इसका कोई जिक्र नहीं होगा, ये जिक्र आएगा इसका बस। इसके अलावा आप सोचें, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट का मसला ही मैं खत्म कर दूंगा, तो आप सोचें मेरी टॉपिक किस डायरेक्शन में जाएगा। तो खैर इंशाल्लाह टेंशन की बात नहीं लें, आप बिल्कुल परेशान ना कर। हेजिंग में मसला है, हेजिंग में भी मसला है, सूद इन्वॉल्व होता है। प्रैक्टिकली हेजिंग भी जायज़ नहीं है, हराम है। बट बहरहाल पेपर बात करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने सूद की बात की थी, सिर्फ पेपर बात करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होगी जल्दी से देख लेते हैं इस पर। तो जल्दी डूज एंड डोंट्स करके सेशन को खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना हमने आपके साथ अभी। अच्छा जी, हाँ। अप्रोच ये है कि सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है ना, हर टॉपिक का बैकग्राउंड दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? सेकंड नंबर पे उसके इजी इलस्ट्रेशन करेंगे, 2+2 4 टाइप की। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हर टॉपिक का पहले बैकग्राउंड होगा। सेंसिटिव एनालिसिस आया तो क्यों आया? एसेट रिप्लेसमेंट आया तो क्यों आया? हाँ, वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बात करनी है तो क्यों करनी है? मर्जर एक्विजिशन के पीछे लॉजिक क्या है? फॉरेक्स के पीछे लॉजिक क्या है? पोर्टफोलियो थ्योरी में हमारा मकसद क्या है? ठीक है। इसके बाद इजी इलस्ट्रेशन 2+2 4 टाइप की, फिर क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे फ्रॉम ACCA और अदर बॉडीज। और लास्ट में फिर हम करेंगे आई कैप पास। आई कैप पास से में हमारा तरीकेकार होता है इजी टू डिफिकल्ट। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है, और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाके हम एंड करते हैं। जितना भी मोस्ट डिफिकल्ट सवाल हम देख सकते हैं, वो क्लास में आपको दिखा दिया जाएगा, बिल्कुल दिखा दिया जाएगा। क्योंकि मैं कोई रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये 4 काम हो जाएंगे। फिर पांचवा काम क्या है? आपने रिवीजन करने हैं, के टेस्ट देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं डूज में लिखूंगा, अभी ये डूज में ही सारी बातें लिखूंगा। सॉल्व रीसेंट अटेम्प्ट पास। ये 4 चीज आपको मेरी किताबें मिल जाएंगी, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये हमारी C-FAP 4 की, SBF की बहुत डिटेल डेडिकेटेड किताब बनी हुई है, आज से नहीं। आई थिंक इसके 8-10 कोई वॉल्यूम में रिलीज कर चुका हूँ। ठीक है जी। मिस्टेक लॉग अभी आगे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल वहाब। ठीक है जी, क्रिकेटर के नाम बिल्कुल आएंगे सवालों में। लेटेस्ट एडिशन अभी आया हुआ SBF वाला ही है। पहले तो BFD वाली किताब थी ना, आई थिंक 10th है लेटेस्ट एडिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अभी वो फरवरी में ही रिलीज किया हमने, फरवरी 2026। ठीक है जी। बुक अभी पहले हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, पहले पहले पुराने किसी वीडियो में नजर आएगा। अभी ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसमें हमने तकरीबन 50% के करीब सब्सिडी रख दी है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा नहीं है आपको सारा बर्डन नहीं बेयर करना होगा, आपको खाली हाफ बर्डन बेयर करना होगा मोस्ट प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो वो जो आप इनरोल हो जाओगे तो एडमिन से कांटेक्ट करके ले लेना। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमने 50% सब्सिडी रखी है कि चलो यार ठीक है, हम भी इसमें बेयर कर। पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, मगर अब जैसे तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गई है और बुक भी थोड़ी हैवी हो गई है, बुक के दो वॉल्यूम में डिवाइड भी कर दिया गया है, बुक थोड़ी एडवांस भी हो गई है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि हम उसमें कुछ बर्डन स्टूडेंट्स पे डाल रहे हैं अभी भी। सारा बर्डन स्टूडेंट्स पे नहीं है, तो कुछ बर्डन स्टूडेंट्स पे, ऑब्वियसली कुछ बर्डन एकेडमी जो है वो बेयर करेगी आपके बिहाफ पे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये हमारी अप्रोच होगी, इसको अपने फॉलो करना होगा। लेक्चर कंट्रोल शीट के हिसाब से आप चलेंगे। सीक्वेंस हमारी क्या होगी टॉपिक्स की, ये देख लेते हैं और डूज एंड डोंट देख के ये सेशन खत्म करते हैं बस। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। बस ये एक डूज एंड डोंट्स रह गए हमारे, और एक सीक्वेंस रह गई है। ठीक है जी। बुक से सेल्फ स्टडी करना मुश्किल होगा, क्योंकि मसला ये है कि बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सोल्यूशन मैंने लेक्चर्स में ही कराए। बीएफडी यार, वैसे मैं बताऊं आपको ईमानदारी की बात है, मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझसे ही पढ़ो, मगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछोगे ना, एक सिंसियर एडवाइस मैं आपको दूंगा। ठीक है, केस स्टडी का पेपर शायद फिर भी सेल्फ स्टडी पे हो जाता है अगर काफ़ी टाइम है। मगर बीएफडी जैसा पेपर सेल्फ स्टडी पे करना मुश्किल होता है। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। अभी वो वजह मैं यहाँ भी मुझे डिटेल में बतानी है, मगर मैं अभी बता देता हूँ। अभी मैं टॉपिक के नाम लिखने जा रहा हूँ, आपको पता है। तो आपको मैं टॉपिक में, आप मुझे देखोगे बोलोगे कि यार इसमें बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो कैफ सिक्स एमएफए में पढ़े हुए हैं। मगर कैफ सिक्स एमएफए में जो आपने, या कैफ सेवन बीआईए में जो टॉपिक्स पढ़े थे ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो शायद 15-20% था, सीरियसली स्पीकिंग, हर टॉपिक का। जो टॉपिक का मेजर चंक है ना, मेजर चंक डिफिकल्टी वाइज तो है ही है, मैं कंटेंट वाइज ही बात कर रहा हूँ, वो वहाँ था ही नहीं। वो वहाँ था ही नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। फॉरेक्स वहाँ पे आपने जो पढ़ा है और फॉरेक्स यहाँ जो आप पढ़ेंगे, आपको लग पता चल जाएगा। आपको लगेगा वहाँ फॉरेक्स तो मजाक किया था, और वाकई ऐसा है। 15-20% फॉरेक्स है, कैफ सिक्स या कैफ सेवन की बात करें, पुराना कैफ सिक्स नया कैफ सेवन। सेम फॉर वैक एज वेल, वैक में अनगियर रीगियर तो है नहीं वहाँ पे। सीरियसली स्पीकिंग, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं ऐसे ही, मगर कोर्स में नहीं है, और कभी आईकैम ने पूछा भी नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यूरी वहाँ पे नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप सेल्फ स्टडी में जा रहे होगे तो आपकी एजम्पशन ये होगी ना कि मैंने कैफ सिक्स या सेवन में अपने बेसिक पे काम कर लिया तो बस मेरा तो काम आसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिक्स होगा। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिक्स के बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एडवांस होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हाँ, री अटेम्प्ट किसी का है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। किसी ने जिंदगी में एक दफा पढ़ा हुआ है बीएफडी तो बिल्कुल वो सेल्फ स्टडी करे, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करे। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद से फिर पूरा रजिस्टर मौजूद है ना, रजिस्टर मौजूद है, फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रजिस्टर आपका बना हुआ है, फिर तो आपको रिवाइज करने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सब टॉपिक्स पे। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये इन्वेस्टमेंट बिजल के साथ ही कवर कराया जाता है। ये भी कैप सिक्स में नहीं था। अच्छा, मैं लिखता भी रहूंगा अभी। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन किसी ने पढ़ा हुआ है? ये अभी रिसेंटली पिछली एडम में शामिल हुआ है, कैप सेवन में। कैप सिक्स में नहीं होता था ये। ऐसा ही है ना भाई। कैपिटल राशनिंग, ये पिछली अटेम्प में कैप सेवन में शामिल हुआ, वरना पुराने वाले कैप सिक्स में नहीं होता था। मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ कराया जाता है, सिंगल पीरियड है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी कोर्ट में टू द एक्सटेंड ऑफ मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग, मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। उसके बाद आप कर लो लीज और बोरो। लीज और बोरो वैसे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में नहीं आता, मगर चूंकि उसमें बहुत सारी बातें वहां से आ रही होती है इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कैप सिक्स में पढ़ी हुई हैं। ये कैप सिक्स में पढ़ा हुआ है आपने, ये कैप सिक्स में नहीं पढ़ा हुआ, ये कैप सिक्स में नहीं पढ़ा हुआ, ये कैप सेवन में अभी आप नया वाला जो नई स्कीम है कैप सेवन में है, मगर कैप सिक्स में नहीं था ये। ठीक है। सेम फॉर कैपिटल राशनिंग एज वेल, ये भी कैप सेवन जो नया है उसमें था। लीनियर प्रोग्रामिंग ये पहले नहीं था, गीजा बोरो पहले नहीं था। अब आप देख रहे हैं आधे ज़्यादा टॉपिक तो ऐसे हैं जो थे ही नहीं पहले, और इनकी डेप्थ भी जो थे भी ना, उनकी डेप्थ भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा
क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, डिफरेंट है, डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट रिजल्ट हो जाएगा तो हम चले जाएंगे किस पे? हम चले जाएंगे वैक पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पहला सेक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दूसरा बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक है। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें पहले बेसिक वैक वैक पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम चले जाएंगे बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? 3 मंथ्स में मैं बात करता हूँ, 1 मिनट। ये कंप्लीट हो जाए फिर बात करता हूँ। अच्छा, इसमें भी कैप सिक्स में क्या क्या था भाई? ये कैप सिक्स में लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब समझते हैं कि पूरा नहीं था। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इसके अंदर हैं मगर वो कैप सिक्स में नहीं थे। ये कैप सिक्स में नहीं था, ये कैप सिक्स में नहीं था, ये कैप सिक्स में नहीं था, ये कैप सिक्स में था, लिमिटेड। आप देख रहे हैं कैप सिक्स का कुछ रोल है। जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर मैंने आपसे कैप सिक्स नहीं पढ़ा, तो क्या मैं बीएफडी पढ़ सकता हूँ, तो मैंने इसका जवाब आपको कहा था आगे दूंगा। यहाँ आ गया आप इसका जवाब। का जवाब आपके सामने क्या आया कि बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो कैप सिक्स में थे ही नहीं। और दूसरे जो भी जो कैप सिक्स में थे भी, वो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैप सिक्स में आपके पहली अटेम्प्ट में पेपर निकला है, या चौथी अटेम्प्ट में पेपर निकला है, या दूसरी अटेम्प्ट में पेपर निकला है। मुझे नहीं पता आप किस लेवल की कैप सिक्स की तैयारी करके आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने कैप सिक्स पास किए हुए एक अटेम्प्ट हुई है, या 3 अटेम्प्ट हुई हैं, या 6 अटेम्प्ट हुई हैं। तो मुझे तो यूनिफॉर्म लेके चलना है ना यार। तो मेरे लिए सबसे सेफ यही है कि मैं आपको क्या करूं, आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं। क्या ये बात समझ आ रही है? सही है ना? बिजनेस वैल्यूएशन। अच्छा, इसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशंस। इसका मैंने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप भी कंडक्ट किया था बीस में, डी मर्जर। तो उसके बाद हम आते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स कह लें, रिस्क मैनेजमेंट कह लें। इसमें हमारे पहले फॉरेक्स वन है। फॉरेक्स में 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है: फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है जी? सेकंड नंबर पे फॉरेक्स टू है। इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बात हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा इसमें। और फिर फॉरेक्स थ्री इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट है। फिर इसके बाद अदर टॉपिक्स आ जाते हैं। अदर टॉपिक्स में आपके पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट आ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट बिल्कुल आखिर में कराया जाता है जब आप फॉरेक्स पढ़ चुके हो तो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ जाता है। MIRR डिविडेंड थ्योरी आ जाता है। आप समझ ही नहीं, बात समझ आ रही है? और फिर कुछ थ्योरेटिक, इवेलुएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये थ्योरेटिकल एरिया है। क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क। अच्छा, अब इसमें से MFA में क्या क्या था मैं आपको बताऊं? कुछ भी नहीं था।
ना ये एमएफए में था, ना ये एमएफए में था, ना ये में। ये तीनों टॉपिक लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड थे, वेरी लिमिटेड। और ये बाकी टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं ये बिल्कुल जो नहीं थे। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, कैफ सिक्स का ज्यादा रोल है कम रोल है? एक सवाल है। कैफ सिक्स का एमएफए अगर आपका बहुत पक्का भी है ना, मैं आपको सीरियस बताऊं, आपके बीएफडी में 20 मार्क्स से ज्यादा मुश्किल है। मतलब कोई बंदा कैफ सिक्स एमएफए की तैयारी कर ले और उसके सामने बीएफडी का पेपर आ जाए, और वो कैफ सिक्स का या कैफ सेवन का चीता है, चीता समझ, बिल्कुल बेहतरीन वाली तैयारी के साथ आया है, तो मेरे नहीं ख्याल 20-25 से ज्यादा मार्क्स वो ले सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि यार मैं तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये पीछे अप्रोच मेरी देखे ना, मैंने क्या अप्रोच दिया, ये देखें, बैकग्राउंड ऑफ एवरी टॉपिक, इजी लेक्चर। तो मैंने तो स्टार्ट ही आपको जीरो से कराना है। टेंशन किस बात की, टेंशन किस बात की? लेक्चर कंटेंट ज्यादा है, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जब मैंने आपको पास पेपर भी कराने हैं, थ्योरी भी करानी है, एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी करानी है, कॉन्सेप्ट तो देना ही देना है, तो कंटेंट तो ज्यादा होगा। अगर मैंने आपके हिस्से का भी काम करना है, जो प्रैक्टिस आपने खुद से करनी थी वो मैंने क्लास में करा देनी है, तो यार कंटेंट तो बढ़ेगा, कंटेंट तो बढ़ेगा। ठीक है ना? लेक्चर पुराने कुछ है, बिल्कुल है नहीं, मगर सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है, सिलेबस से इरेलीवेंट कुछ नहीं है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, जैसे अभी आपने इंटरेक्टिव लाइव क्लास ली, मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ, चैट्स पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, यही एग्जैक्ट आपको फॉर्मेट लाइव क्लासेस में नजर, रिकॉर्डिंग क्लासेस में नजर आएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग लाइव क्लास की डाली हुई है। तो उसमें ये फायदा हो जाता है, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है वो आपको मिल जाती है, और अगर वैसे कोई क्वेरी होती है तो लोगों के पास मेरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, उनकी क्वेरीज को मैं रिस्पॉन्ड वैसे कर देता हूँ। ठीक है ना? और ये आप पूछ भी सकते हो लोगों से। और जी शुएब, क्या सवाल कर रहे हैं? क्रैश कुछ नहीं होता। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये सितंबर में 3 महीने में बीएफडी हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि क्या आई कैप ने सिलेबस आधा किया? अटेम्प्ट तो चलो 6 महीने की जगह 3 महीने कर दी, मैं मान गया आपकी बात, कि जो पेपर पहले 6 महीने बाद होता था, आई कैप ने कहा यार वो 6 महीने के बाद होने के जगह आप 3 महीने बाद दे सकते हो। तो सवाल मेरा ये है कि क्या कोर्स आधा हुआ है? नहीं, कोर्स तो आधा नहीं हुआ, कोर्स तो उतना ही है। क्या किताब आधी कर दिया है बीएफडी की? उसने बोला कि चलो आधी किताब पूछ लें, नहीं ऐसा भी नहीं है। या उसने ये कहा है कि मैं आधा कोर्स पूछूंगा आधा नहीं पूछूंगा, ऐसा भी नहीं है। पेपर 50 मार्क का आएगा 100 की जगह, नहीं ऐसा भी नहीं, पेपर 100 मार्क का आएगा। ये जब कोई चीज आधी हुई नहीं है, ना कंटेंट आधा हुआ है, ना किताब आधी हुई है, ना उससे टेस्टिंग एरिया बोला है आधा हुआ है, तो मैं कैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मान लूं। हाँ ये जरूर है कि कोई बंदा अगर 6 महीने में 2 पेपर प्रिपेयर करता था, तो वो इस सोच से पेपर दे कि जो 2 पेपरों में प्रिपरेशन करता था, तो अब वो 2 पेपरों की मेहनत एक पेपर में करके 3 महीने में निकालना चाहे तो अलग बात है। मैं फ्रेश लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेश लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बीएफडी बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। ये मैं उन लोगों की बात करूं जिन्होंने बीएफडी बहुत ही हल्का पढ़ा हुआ है, तो ना थोड़े बहुत लेक्चर लिए छोड़ दिया, ना होने के बराबर तैयारी है, तो वो सितंबर के लिए ना जाए तो बेहतर है यार, साफ सी बात है, मैं बिल्कुल ब्लंट बता रहा हूँ आपको अभी फिलहाल। क्योंकि फायदा नहीं है यार, मतलब आप अगर मिसाल को वही माइंडसेट लेके, दिसंबर वाला 6 महीने वाला माइंडसेट लेके सितंबर में बैठोगे तो कोलैप्स हो जाओगे, मसला हो जाएगा। ठीक है? तो नहीं बिल्कुल यार, देखो हमारी कोशिश ये है शिबान के यार, सुबान कि कोशिश यही है कि यार आप अगर एक दफ़ा मेरा कंटेंट सॉल्व कर लोगे ना, फिर आपको कोई और कंटेंट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, बस रीसेंट टाइम सॉल्व करो, दैट्स ऑल। आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर आपको कोई और किताब, कोई और आई कैप की किट, कोई और चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं। सही है ना? एसीसी वो मैं सब ले गया हूँ आपके पास। ठीक है ना? लेक्चर की सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है नहीं? हाँ बिल्कुल, वैक पहले नहीं करें। यूसुफ मैंने आपको पहले ही बताया, हर पिछला टॉपिक अगले को हेल्प करेगा। ये सीक्वेंस मैंने आपको दी है ना अभी, 1 मिनट, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में एक काम हो सकता है, फॉरेक्स चाहो तो पहले स्टार्ट कर दो, मगर फॉरेक्स के अलावा किसी भी टॉपिक को पहले बीच में करने की गलती नहीं करना। ये जो इन्वेस्टर रिलेटेड में बातें सीखते हैं ना, ये आपको इनडायरेक्टली वैक में हेल्प करेंगी। ठीक है, आपने एमएफए पढ़ा हुआ है, हो सकता है एमएफए आपका स्ट्रांग हो, मगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा यूसुफ। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप बिल्कुल सबको छोड़ो, फॉरेक्स से ही स्टार्ट कर लो डायरेक्ट, मगर अगेन फॉरेक्स का ना एक लेवल है। मैं समझता हूँ आपकी टीचर से अपने एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए पहले, आपको टॉपिक की सेंस आ जाए, आपको पता चल जाए कि हर टॉपिक की डेप्थ कितनी है, किस डेप्थ पे जाना है, क्या डिफिकल्टी लेवल तक एग्जामिनर जा सकता है, तो आप उस माइंडसेट से जाओ फॉरेस्ट।
सही है। हाँ, कोई अगर पहले पढ़ चुका है, जिसकी री अटेम्प्ट है, उनको पता है ये बात कि मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट फॉरेक्स से स्टार्ट करो। मगर जो पहली बार बीएफडी का पेपर दे रहा है, एसबीएफ का पेपर दे रहा है, ये जिसने पहली बार ढंग से पढ़ेगा, पहले कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं है, उसको मैं कहूंगा कि सीक्वेंस को ब्रीच ना करे। अल्लाह का शुक्र है, यही सीक्वेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी किताब में भी सीक्वेंस यही है और हमारी पोर्टल की सीक्वेंस भी वही है। मतलब बिल्कुल सिंकिंग हुई है, ऐसा नहीं है किताब अलग जा रही है पोर्टल अलग जा रहा है, नहीं। नहीं, पोर्टल भी उसी सीक्वेंस में चल रहा है जिस सीक्वेंस में आपके पास ये चीजें नजर आ रही हैं। क्या ये बातें समझ आती हैं? क्लियर है? इज दिस फाइन? अच्छा, लास्ट सेगमेंट रह गया डूज एंड डोंट्स का। बिल्कुल। बिल्कुल। 35 मार्क स्कोर किए हैं आपने तो यार, बड़ा मुश्किल होता है पेपर पास करना, इतने कम मार्क्स अटेम्प्ट करने